ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स रैंडमली म्यूचुअल फंड्स बाय करते रहते हैं और एक टाइम के बाद उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल अब यह है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए? और सही जवाब है, अरे इतनी आसानी से आंसर थोड़ी मिल जाएगा, वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। आंसर को जानने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो? अब क्योंकि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को समझना काफी जरूरी बन जाता है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपने जो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा रखे हैं उनका एक कंबाइंड बास्केट। आपने स्कूल में क्या सीखा था वो शायद ना याद हो, सब्जेक्ट तो याद होंगे ना। जैसे स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, वैसे ही पोर्टफोलियो में अलग अलग फंड्स होते हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड एटसेट्रा। और हर फंड का काम होता है आपके पैसों का अलग स्टाइल में ध्यान रखना। तो अगर आपने 4 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बाय कर रखे हैं तो सॉरी दोस्त, आप उसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नहीं बोल सकते। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की तरह ही एक और टर्म को समझना जरूरी है और वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स। देखो, गोल्स शॉर्ट, मिड या लॉन्ग हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस कर रहे हैं, सो आपको वो समझना है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से ऊपर का प्लान, जैसे शादी के लिए पैसा जमा करना, बच्चों की एजुकेशन या रिटायरमेंट का ड्रीम प्लान करना। बात सिंपल सी है, लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ अचीव नहीं किया जा सकता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो एंड उसके क्या फायदे हैं उसको समझना भी जरूरी है। फायदे तो बहुत है बट सबसे इंपॉर्टेंट वाले पर फोकस करेंगे आज, एंड वो है कंपाउंडिंग। जब आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हो, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में भी आपका बड़ा कॉर्पस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ की SIP करें और अज्यूम करते हैं कि आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो 15 साल में आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 50 लाख रुपए तक हो सकता है। और वहीं शॉर्ट टर्म में आपको अरे मार्केट गिर गया वाले रिएक्शन ही मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ यहां तक है तो थैंक यू। अब हम आपको जवाब दे देते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं, बट उसके बाद वीडियो बंद मत कर देना। और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। हाउ मेनी फंड्स टू हैव इन योर पोर्टफोलियो? अब इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वैरी करेगा, बट नंबर तो बताना पड़ेगा ना। सो जनरली बोलते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 3 से 7 फंड्स होने चाहिए। कंफ्यूज? 3, 5 या 7 कितना? चलो थोड़ी हेल्प कर देते हैं आपकी। देखो, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 फंड्स बहुत है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने के लिए। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और पोर्टफोलियो साइज बड़ा होता जाता है, आप नंबर ऑफ फंड्स इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये सब सुनकर आपके मन में 2 सवाल आ रहे होंगे। पहला, 3 से 7 की ही रेंज क्यों दी है? और दूसरा, कौन से फंड्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए? चलो दोनों पॉइंट्स को एक एक करके आंसर करते हैं। व्हाई नॉट टू मैनी और व्हाई नॉट टू फ्यू फंड्स? नए इन्वेस्टर्स का माइंडसेट बताता हूं आपको। आप कमेंट्स में बताना आपका ऐसे माइंडसेट है कि नहीं। जब भी म्यूचुअल फंड की बात होती है ना, बहुत इन्वेस्टर्स सोचते हैं ज्यादा फंड ले लो ज्यादा पैसा बनेगा, और वहीं कुछ लोग सोचते हैं 1-2 फंड्स में इन्वेस्ट किया काम हो जाएगा। लेकिन असली सच ये है कि ना ज्यादा फंड सही है और ना बहुत कम। रीजन के साथ समझते हैं। टू फ्यू फंड्स क्यों नहीं? 1 या 2 फंड में पूरा पैसा डालने का सोच रहे हैं। ये तो सारे एग्स एक ही टोकरी में डालने जैसा है। अगर टोकरी गिर गई तो ऑमलेट तो बनेगा ही, साथ में आपका पोर्टफोलियो भी फ्राई हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ एक इक्विटी फंड में। अगर उस फंड में 10% की गिरावट आ गई तो आपका सीधा 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन कम होने से रिस्क बढ़ जाता है। अगर फंड मैनेजर ने गलती कर दी तो पूरा नुकसान आपका होगा। अब व्हाई नॉट टू मैनी फंड्स? तो फिर हम 10 से 12 फंड्स क्यों नहीं लेते? ये पोर्टफोलियो है या रेस्टोरेंट का मेन्यू? हर कैटेगरी का फंड लेके आप समझे डाइवर्सिफिकेशन हो गया, लेकिन असल में तो आप वही स्टॉक्स बार बार खरीद रहे हो, और इस प्रोसेस का नाम है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। मान लो एक फंड ने अराउंड 12% रिटर्न दे दिया और आपके पोर्टफोलियो में टोटल 10 फंड्स हैं। सब में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। मार्केट पॉजिटिव नहीं था तो बाकी फंड्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया। एक यही फंड था जिसने 12% रिटर्न दिया, जो फंड के पोर्टफोलियो पे भी इंपैक्ट होगा। बट सिंस ओवरऑल पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है तो इंपैक्ट 1.2% का ही होगा। दूसरा रीजन है ज्यादा फंड्स में इन्वेस्ट ना करने का, मॉनिटरिंग का झमेला। 10 फंड का NAV ट्रैक करना, स्ट्रैटेजी समझना, क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ना, ये पोर्टफोलियो है या पार्ट टाइम जॉब? अब आंसर करते हैं दूसरा क्वेश्चन, फंड्स टू हैव इन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पहला टाइप, लार्ज कैप फंड्स। ये वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, लाइक रिलायंस, HDFC बैंक्स, इन्फोसिस जैसे। ये फंड्स आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी दे सकते हैं। दूसरा टाइप, मिड कैप फंड्स। ये फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो उतनी बड़ी नहीं है पर ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है। ज्यादा रिटर्न मिल सकता है लेकिन रोलर कोस्टर भी है भाई। अगर मार्केट गिरा तो इनका चेहरा भी लटक जाता है।
और टाइप 3 स्मॉल कैप फंड्स। ये फंड्स उन छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न पोटेंशियल। दूसरे शब्दों में कभी रॉकेट जैसा ऊपर, कभी टाइटैनिक जैसा नीचे। नेक्स्ट कैटेगरी में जाने से पहले एक बात याद दिलाना जरूरी है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है, शॉर्ट टर्म में धड़कन बढ़ा सकता है। चौथा टाइप फ्लैक्सी कैप फंड्स। इन फंड्स में फंड मैनेजर को फुल फ्रीडम होती है, लार्ज मिड स्मॉल कहीं भी इन्वेस्ट करो। अगर मैनेजर स्मार्ट हुआ तो ये फंड हीरो बन सकता है, फुल एनर्जी फुल रेंज। पर याद रखिए फ्लैक्सी कैप फंड्स भी इक्विटी बेस्ड होते हैं, मतलब इनमें रिस्क हाई हो सकता है और रिटर्न्स भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं ड्यूरिंग मार्केट वोलेटिलिटी। पांचवा टाइप डेट फंड्स। ये फंड्स रिस्क कम लेते हैं, कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं और फिक्स्ड इनकम वाले वाइब्स देते हैं। इन अदर वर्ड्स एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। और भी कई कैटेगरीज होती है लाइक इंटरनेशनल फंड्स, थीमेटिक फंड्स, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, इंडेक्स फंड्स एटसेट्रा। अगर आपको 3 से 4 फंड्स में ही इन्वेस्ट करना हो तो कैसे डिसाइड करोगे आप कि वो फंड्स कौन से होंगे? ज्यादा टफ नहीं है, कुछ पैरामीटर्स है वो कंसीडर कर सकते हो। चलो वो भी देख लेते हैं। फैक्टर्स टू कंसीडर। पहला फैक्टर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अगर आप 2500 रुपए पर मंथ एसआईपी कर रहे हो तो 5 म्यूचुअल फंड्स लेना मतलब हर फंड में 500 रुपए। मतलब ना उस फंड को कुछ समझ आएगा ना आपको। सो यूजुअली 5000 रुपए एसआईपी 1 या 2 फंड्स, 5000 रुपए से 10,000 रुपए की एसआईपी 2 या 3 फंड्स, 25,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 4 से 5 फंड्स, 1 लाख रुपए पर मंथ की एसआईपी तो 5 से 6 फंड्स। लेकिन 5000 रुपए में 7 फंड्स लेना मतलब पॉइंटलेस एंड कंफ्यूजिंग। दूसरा फैक्टर रिस्क टॉलरेंस। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आप एक लार्ज कैप प्लस एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के साथ काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई है तो स्मॉल कैप, मिड कैप, थीमेटिक फंड्स ऐड हो सकते हैं। तीसरा फैक्टर गोल फिक्स्ड है या फ्लेक्सिबल। अगर आपका गोल क्लियर है, जैसे 10 साल बाद बच्चे की शादी, तो आप गोल बेस्ड फंड ले सकते हो जिसका टाइम होराइजन मैच करता हो। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड गोल जो 10 साल बाद ही आना है तो आप लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर फ्लेक्सिबल गोल है जैसे कि घर लेना जो कभी भी हो सकता है, थोड़ा कंजर्वेटिव जाओ, बैलेंस्ड एडवांटेज या लार्ज कैप। ये जानना जरूरी है कि आप गोल के साथ शादी कर रहे हो या कैजुअल डेटिंग पे हो। गोल फिक्स्ड हो तो फंड कम और फोकस वाले चाहिए। अब आप खुद से अपने पोर्टफोलियो बना और मैनेज कर सकते हैं। हमें कमेंट्स में बताएं अभी आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स हैं एंड आप कितने रखने का एम कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।